किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब कृषि संबंधी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का ग्रामीण स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। किसान सहायकों की अलग पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनकी ड्रेस निर्धारित कर इनके दायित्व परिभाषित किए जाएंगे। केंद्र की कृषि संबंधी योजनाएं मिशन मोड पर और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित की जाएंगी। ये जानकारी कृषि मंत्री ने एक बैठक में दी। उन्होंने समय समय पर प्रशिक्षण कराने, व्यापक प्रचार प्रसार और किसानों को कृषि निवेश की जानकारी देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि ने बताया कि केंद्र की योजनाओं के प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों में टिकाऊ खेती, कृषि के मशीनीकरण, उप मिशन ऑयल सीड एवं ऑयल पाम यानी दलहनी तिलहनी खेती को बढ़ावा देने से संबंधित कृषि रक्षा और बीज शोधन संवर्धन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आत्मा योजना से संबंधित मिशन आदि शामिल किए गए हैं। ये मिशन वर्ष भर चलाए जाएंगे। खेती में प्रयोग लाए जाने वाले कृषि निवेशों में सबसे महंगी सामग्री रासायनिक उर्वरक है। उर्वरकों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग के लिए कई बार नकली और मिलावटी उर्वरकों को बाजार में उतारने की कोशिश की जाती है, जिसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। नकली और मिलावटी उर्वरकों की समस्या से निपटने के लिए हालांकि सरकार प्रतिबद्ध है, फिर भी ये जरूरी है कि खरीदारी करते समय किसान भाई उर्वरकों की शुद्धता परख लें। अगर लगता है कि उर्वरक नकली है तो किसान भाई इसकी जांच किसान सेवा केंद्रों पर उपलब्ध टेस्टिंग किट से करा सकते हैं। नकली उर्वरकों से संबंधित कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए इसकी सूचना जनपद के उप कृषि निदेशक प्रसार या जिला कृषि अधिकारी और कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश को दी जा सकती है। किसान भाइयों, राई यानी सरसों का रबी तिलहनी फसलों में मुख्य स्थान है। सरसों की खेती करने के लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 से 3 जुताइयां देसी हल से करें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा बना लें। सरसों बोने का सही समय अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े तक सही रहता है। सरसों की खेती में सिंचित क्षेत्रों के लिए वरुणा, बसंती, कांति, रोहिणी, वरदान जैसी अच्छी किस्मों का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे देश में आलू की फसल पैदा करने वाले प्रदेशों में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, आसाम और मध्य प्रदेश हैं। आलू की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित कंदों को फसल की बुआई से पहले छांटकर बाहर गड्ढों में दबा दें। फसल पर बीमारी के लक्षण दिखाई देने से पहले मैंकोजेब 0.2% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। बीमारी के अनुकूल मौसम होने पर सिंचाई बंद कर दें और 75% पत्तियां नष्ट हो जाने पर डंठलों को काटकर खेत के बाहर गड्ढे में दबा दें। कृषि अनुसंधानों में यह बात सामने आई है कि अगर किसान खरीफ की फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में दूसरी फसलें भी उगाएं तो जमीन की उर्वरा शक्ति बेहतर रहती है। इससे ज्यादा आमदनी भी होगी। कृषि वैज्ञानिक किसानों को मल्टी क्रॉपिंग यानी एक साथ 2 या इससे अधिक फसलें उगाने की सलाह दे रहे हैं। इस कवायद का उद्देश्य परंपरागत खेती को बढ़ावा देना और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है। वैसे भी अब तक के अनुसंधानों से यह साबित हो चुका है कि हर साल एक ही फसल की बुआई घातक होती है। अब किसान भाइयों को कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कृषि विभाग किसानों के मोबाइल पर SMS के जरिए जानकारियां उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार के निर्देश पर किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण करने का फरमान जारी कर दिया गया है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय से मिले और वे कामयाबी की नई इबारत लिख सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने कवायद तेज कर दी है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही सभी योजनाओं की जानकारी अब घर बैठे किसानों को मिल पाएगी। भारत सरकार के निर्देश पर कृषि महकमे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कृषि विभाग के निदेशक ने सूबे के सभी संयुक्त कृषि निदेशक व उप कृषि निदेशक को किसानों के पंजीकरण के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 से शुरू होने वाले आगामी पेराई सीजन के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी कर भाव 220 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की गुरुवार को हुई बैठक में
पेराई वर्ष 2014-15 के लिए गन्ने के एफआरपी में बढ़ोतरी की गई, लेकिन चीनी मिलों को 40 लाख टन रॉ शुगर के निर्यात पर इंसेंटिव देने पर कोई फैसला नहीं हो सका। चीनी मिलें किसानों से एफआरसी से नीचे भाव पर गन्ने की खरीद नहीं कर सकती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में राज्य सरकारें गन्ने का अलग से राज्य परामर्श मूल्य तय करती हैं। चालू पेराई सीजन के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने का एफआरपी 210 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का एसएपी 280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। सूत्रों के अनुसार खाद्य मंत्रालय और कृषि विभाग की आपसी सहमति नहीं होने के कारण ही 40 लाख टन रॉ शुगर के निर्यात पर चीनी मिलों को इंसेंटिव देने पर फैसला गुरुवार को हुई सीसीईए की बैठक में भी नहीं हो सका। इससे पहले भी सीसीईए की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव आया था, लेकिन सहमति नहीं होने से फैसला नहीं हो सका था। कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। इटावा की मंडी में गेहूं का भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1430 रुपए, प्रतापगढ़ में 1430 रुपए और रामपुर की मंडी में गेहूं का भाव 1470 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात चावल के भावों की करें तो इटावा की मंडी में चावल का भाव 2170 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2030 रुपए प्रति क्विंटल, प्रतापगढ़ में 2020 रुपए और रामपुर की मंडी में चावल का भाव 2165 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों के भावों को देखें तो इटावा की मंडी में सरसों का भाव 3200 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद की मंडी में 3150 रुपए, प्रतापगढ़ में 3100 रुपए और रामपुर की मंडी में सरसों का भाव 3170 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में आलू की बात करें तो इटावा की मंडी में आलू का भाव 1740 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2120 रुपए, प्रतापगढ़ में 1985 रुपए और रामपुर की मंडी में आलू का भाव 1850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसी तरह टमाटर की कीमतों की बात करें तो इटावा की मंडी में टमाटर का भाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2050 रुपए प्रति क्विंटल, प्रतापगढ़ में 2075 रुपए और रामपुर की मंडी में टमाटर का भाव 1750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और आखिरी में बात करते हैं केले के औसत भावों के बारे में। इटावा की मंडी में केले का भाव 2710 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में केला 1060 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका, प्रतापगढ़ में 1760 रुपए और रामपुर की मंडी में केले का भाव 1185 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। समाचारों के अगले भाग में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है।
इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हमारा यह निरंतर प्रयास रहता है कि हमारी लागत कम हो, हमारी फसल अच्छी हो, हमारा मुनाफा ज़्यादा हो। ऐसा हो सकता है अगर हम कोई भी फसल लेने से पहले अपनी मिट्टी की जांच करा लें। मृदा परीक्षण आवश्यक क्यों, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं रायबरेली के उप कृषि निदेशक डॉक्टर SK दुबे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मिट्टी परीक्षण जो है इसके लाभ क्यों है, आवश्यक क्यों है? सबसे पहले हमारे जो किसान भाई हैं वो जब भी कोई फसल हमारे खरीफ और रबी और जायद में लें तो उनके लिए बहुत आवश्यक है जी कि वो मिट्टी का परीक्षण कराएं। और मिट्टी का परीक्षण के उपरांत ही हमारे किसान भाई फसल, चाहे धान का हो या गेहूं का हो या जायद की कोई फसल, उसको लें तो निस्संदेह उसमें उत्पादकता में वृद्धि होगी और हमारे जो किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम मिट्टी की जांच करा लेते हैं तो संतुलित मात्रा में हम प्रयोग करते हैं उर्वरक खादों का और इससे हमारा लाभ होता है, फसल अच्छी होती है। डॉक्टर साहब, अगर हमारा कोई किसान भाई मिट्टी की जांच कराना चाहता है तो नमूना कैसे ले, जरा इस पर आप रोशनी डालें। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये आवश्यक है कि जिस फील्ड में वो उनको फसल लेनी है, किसान भाइयों को लेने जा रहे हैं जी, उसमें चारों किनारों से गड्ढे कर लिए जाएं। उनका साइज 6, 4 और 6 इंच का उनका एक मानक है। और इसके उपरांत एक सेंटर में भी गड्ढा बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता जो होती है वो पैच टू पैच वेरी करती है जी। मतलब कोई जरूरी नहीं जो उर्वरकता केंद्र बीच उसमें प्लॉट में है वो किनारे पर हो। कहने का मतलब पूरे खेत में अलग अलग तरह की होती है मिट्टी होती है, उर्वरकता होती है। इसलिए आवश्यक है कि पूरे खेत को प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे किसान भाई उस फील्ड से चारों कोने एवं केंद्र तीनों बीच को मिला के नमूना एकत्रित करें। और नमूना एकत्रित करने के उपरांत उसमें से 4 भाग उसके करेंगे। 4 भाग करने के उपरांत जो आमने सामने के भाग हैं उनको निकाल देते हैं और जो साइड के दोनों भाग हैं उनको फिर मिक्स कर देते हैं। ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो आधा किलो मिट्टी अवशेष न रह जाए। जब आधा किलो मिट्टी रह जाए तो उसको फिर हम नमूने की जो थैली है जो पहले से तैयार की होती है उसमें हमारे किसान भाइयों का नाम होता है और उसके गांव और खसरा नंबर और फसल, जिसमें विकास खंड भी उसमें डाल दें और फसल जो उनको लेनी है। इसके बाद उसको भर लें। भरने के उपरांत उसको बांध दें। बांधने के उपरांत हमारे किसान भाई स्वयं भी जो हमारी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है उसमें भेज सकते हैं, या फिर हमारे जो कृषि विभाग के कर्मी हैं जो न्याय पंचायत स्तर पर या विकास खंड स्तर पर, उनके माध्यम से भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में नमूना
भिजवाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात उठती है कि अगर किसान भाई हमारे नमूना ले रहे हैं तो मिट्टी का नमूना लेने में कुछ सावधानियाँ भी होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि चूँकि उर्वरकता का असर जो है, उर्वरकता की जो लेवल है वो पैच टू पैच, जैसे पूर्व में मैंने बताया है, वो वेरी करता है, एक जैसी नहीं होती है जी। तो जो विशेष सावधानी इनको देने की आवश्यकता है, खाद गड्ढे हैं उसके पास न लें, जो सिंचाई की नाली हैं उसके पास नमूना न लें, और ढाल का विशेष ध्यान रखें। कभी ऊपर और नीचे बहुत ढालू खेत होता है तो उसको भी दें, कहाँ से नमूना, उसका भी उनको एक ध्यान में रखना चाहिए जी। और पेड़ के नीचे छाया उस पर नमूना न लें। और खड़ी फसल में, अगर फसल खड़ी है तो नमूने लेने, क्योंकि उसमें जो हमारे मृदा परीक्षण के परिणाम आएंगे वो बिल्कुल सही नहीं होंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी फसल खड़ी हुई है वो उसका पोषक तत्वों को अपटेक कर लिया होगा जी। तो वास्तविक स्थिति जो है हमारी मृदा की जो पोषक तत्वों को नहीं मालूम हो पाई। तो ये सावधानी रखने की हमारे किसान भाइयों को बहुत आवश्यकता है जी। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण बात आती है, दो तरह के पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, एक होते हैं मुख्य पोषक तत्व और एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या दोनों तरह के पोषक तत्वों की जांच कराई जा सकती है या फिर अलग अलग इसके लिए करना होगा? विनय भाई, हमारे जो किसान भाइयों की बहुत आवश्यक ध्यान देने की बात है, जिनको ध्यान रखें जी। मुख्य रूप से सबसे पहले हमें ये भी ज़रूरी है कि हमें मालूम हो जाए कि हमारी मृदा की जो कैटेगरी है वो क्या है जी। उसके लिए हमारे किसान भाई का जो एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा परीक्षण के बाद दिया जाएगा, उसमें सबसे पहले मृदा की कैटेगरी वर्गीकरण दिया जाता है कि वो अम्लीय है, कि सामान्य है, कि क्षारीय है जी। उससे ही निर्धारित हो जाता है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या होगी। और उसमें पीएच और ईसी ये बहुत आवश्यक हैं, जो पहले हमारे पैरामीटर्स हैं मृदा परीक्षण को ये होते हैं। उसमें जो पीएच है वो 6.5 से कम है तो निस्संदेह अम्लीय मृदा है वो, और 6.5 से 8 है, 8.5 है तो हमारी सामान्य मृदा होगी। सामान्य मृदा में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, परंतु अम्लीय मृदा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं, अनुपलब्धता होती है जी। और 8.5 से अधिक होगा तो वो हमारी क्षारीय मृदा होगी। उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो अनुपलब्ध पाए जा रहे हैं, मैक्सिमम अनुपलब्ध होते हैं। कहने का मतलब उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी या तो नहीं ही होगी? अब उपलब्धता नहीं होगी, मतलब कभी बहुत फिक्स हो जाते हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं वो अधिक पीएच होगा तो फिक्स हो जाएंगे, फिक्स हो जाने पर वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते, पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद फिर आती है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास का लेवल क्या है मृदा में, क्या है। जो टेस्ट हमारे किसान भाइयों को जो सैंपल गया है उसमें किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें एक पूरा डिटेल हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया होता है, जिसमें पीएच होता है, ईसी होता है, नाइट्रोजन का लेवल ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में होता है, फास्फोरस होता है, पोटास का कि वो अति न्यून है कि न्यून स्तर है कि मध्यम है कि उच्च स्तर है, और पूरी रिकमेंडेशन उसमें दी होती है कि यदि अति न्यून होगा तो उसमें कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी जो हम फसल लेने जा रहे हैं, और न्यून होगा तो क्या पड़ेगी, तो उसे कैटेगरी वाइज दिया होता है। फास्फोरस भी इसी तरह से होता है, परंतु ये तत्व रूप में होता है जी। और दूसरा जो हमारा है उसमें हम उर्वरक के रूप में भी रिकमेंडेशन हमारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दी जाती है। अगर एक बार हमारे किसान के पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध है तो उसको बार बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कहीं देखने की जरूरत नहीं, उसी के आधार पर अपनी फसलों को वो उर्वरक दे सकता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई किसान भाई अपनी मिट्टी की जाँच करा लेता है तो वो कितने समय तक काम करती है, कितने समय तक वैध रहती है? वो एक्चुअली सिस्टम या हमारा प्रोग्राम तो ये कहता है कि निसंदेह अगर आपने धान कराया है तो रबी में कराएं जी, क्योंकि वो लेवल जो है जो अब लेवल हमारे पोषक तत्व हैं उनका जो अगर हम जब गेहूँ लेंगे तो निसंदेह उसका अपटेक हो गया होता। तो हर फसल में के पहले अगर हम ये कराएं तो निसंदेह उसमें उत्पादकता हमारी जो है बिल्कुल एक संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग होगा, और हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है कि अधिक से अधिक उत्पादन का और हमारा इनपुट कास्ट भी कम आए, वो पूर्ण होगा। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब है कि अगर हम अच्छे परिणाम चाहते हैं, अच्छा लाभ चाहते हैं तो हर फसल के पहले हमें मिट्टी की जांच करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। कुछ स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा हुई, साथ ही कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के सभाकक्ष में फसल मौसम सतर्कता समूह की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए बताया कि आगामी 7 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम लगभग साफ रहेगा। कुछ स्थानों पर छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच ज्यादातर क्षेत्रों में 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। धान में फूल खिलने व दुग्धावस्था में खेत में पर्याप्त नमी हर हाल में बनाए रखें। किसान भाई तोरिया, सरसों, चना व आलू की बुआई प्राथमिकता के आधार पर करें। कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए फसलों की नियमित निगरानी करते रहें। जो किसान भाई बीज के लिए धान की फसल ले रहे हैं, उन्हें सलाह है कि वे खेत से अवांछित पौधों को हटा दें। मसूर, मटर व राजमा की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें तथा संस्तुत प्रजातियों की व्यवस्था करें। मत्स्य पालक भाइयों को सलाह है कि तालाबों, झीलों में यदि जलकुंभी उग आई हो तो उसे तत्काल बाहर निकाल दें, अन्यथा वह बहुत तेजी से बढ़ेगी और कुछ ही दिनों में पूरा तालाब को आच्छादित कर लेगी। अन्य सतही जलीय पौधों की भी सफाई करते रहें। माह में कम से कम एक बार जाल चलाकर मछलियों की बढ़त तथा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अवश्य कर लें। एक बात का मत्स्य पालक भाई ध्यान रखें कि थाई, मांगुर एवं बिग हेड मछली प्रजातियों को ना पालें, क्योंकि इन्हें पालना प्रतिबंधित है। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।